क्या कभी आपने सोचा है कि जो अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार करने आए थे, वही अंग्रेज पूरे भारत के मालिक कैसे बन गए? आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 इतिहास अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है समझेंगे। वो पूरी कहानी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो भी इस चैप्टर में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार करने आई थी, वही अंग्रेज भारत की सत्ता को कैसे हासिल किया। तो बात करते हैं मुगल बादशाहों में सबसे शक्तिशाली राजा औरंगजेब की। औरंगजेब जो मुगल बादशाहों का सबसे शक्तिशाली राजा था। 1707 में इसकी मृत्यु के बाद मुगल बादशाह जो था, मुगल शासन जो था, वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। ठीक है। इसके बाद सूबेदार और जमींदार अपनी अपनी जगह पर शासन करने लगे। इसी कारण दिल्ली की ताकत कम हो गई। इसी समय अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। वे सिर्फ व्यापार करना चाहते थे, यहाँ पे सत्ता स्थापित करने का कोई मकसद नहीं था। फिर भी वे यहाँ पे शासन कर बैठे। ऐसे वे सबसे पहले प्लासी का युद्ध जो 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, उन्होंने जीता। जीतकर 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार मिला। वे भी कर वसूलने लगे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने व्यापार से साम्राज्य तक अपना शासन। इस प्रकार जो अंग्रेज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आई थी, वह वही अंग्रेजों ने अपना पूरे साम्राज्य को हासिल कर लिया, पूरे साम्राज्य जी। इस प्रकार व्यापार से सत्ता स्थापित तक का सफर। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम जो भी प्रश्न है इस चैप्टर में, सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ इस चैप्टर से जो भी प्रश्न है, इससे याद करें, लिखित के जोड़े बनाएं। सभी प्रश्नों को उत्तर करेंगे एक एक कर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। सबसे पहले यहाँ है तो दीवानी, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। दूसरा है जो बी है शेर ए मैसूर, इसका सही उत्तर होगा टीपू सुल्तान। सी है फौजदारी अदालत, इसका सही उत्तर होगा फौजदारी अदालत। अगला है डी रानी चेन्नम्मा, इसका सही उत्तर होगा किल्लूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, का सही उत्तर होगा। उसके बाद है सिपाही, सिपाही का सही उत्तर होगा सिपौ। और वॉरेन हेस्टिंग्स का सही उत्तर होगा भारत का पहला गवर्नर जनरल। ये है सही उत्तर इसका, जो भी यहाँ पे दिए गए थे मिलाने के लिए। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों रिक्त स्थान भरें। स्थानों को यहाँ भरना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं यहाँ। तो यहाँ पे होगा बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई। किससे दोस्तों है, किससे है, तो प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। बंगाल पर अंग्रेजों की जो जीत हुई, प्लासी की जंग से शुरू हुई। उसके बाद ख है हैदर अल्लो और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे। इसका सही उत्तर होगा यहाँ मैसूर। यह है डलहौजी ने विलय या लैप्स का सिद्धांत लागू किया। किसका सिद्धांत लागू किया, तो विलय या लैप्स का। सही उत्तर क्या होगा, विलय या लैप्स। और घ है मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के कहा दक्षिण भाग में स्थित थी। मराठा रियासतें मुख्य रूप से किस भारत के किस भाग में, तो दक्षिण भाग में स्थित थे। तो सही उत्तर ये होगा। अब हम चलते हैं सही या गलत बताएं। सही और गलत जो बताना है यहाँ पे वो है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो पहला है का कि मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। ये गलत है, असत्य है। ठीक है। ख है दोस्तों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। ये भी गलत बात है, ये ऐसा कुछ नहीं था। और ग है महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। ये सही बात है।
जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो पंजाब के राजा थे। कहाँ के राजा थे दोस्तों? तो ये थे पंजाब के राजा। ठीक है। घ है, क्या है? घ अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाके में कोई शासकीय बदलाव नहीं किया। ये गलत है, ये सत्य है। उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए थे जहाँ पे वो शासन करते थे। चलिए, तो अब चलते करते हैं, अपना विचार करते हैं। आइए विचार करें। इसमें चौथा प्रश्न दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा, यहाँ देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की ओर इसलिए आकर्षित हुई क्योंकि भारत में व्यापार से बहुत लाभ होता था। ना? भारत में क्या होता था? व्यापार से बहुत लाभ होता था। भारत के मसाले, सूती कपड़े और रेशमी वस्त्र यूरोप में बहुत पसंद किए जाते थे और ऊंचे दाम पर बिकते थे। बात समझ में आ गई? भारत के जो मसाले थे, सूती वस्त्र और रेशमी जो कपड़े थे, यूरोप में लोग बहुत पसंद करते थे और बहुत ऊंचे-ऊंचे दाम पे भी लोग लेते थे। उसके बाद 1453 ईस्वी के बाद स्थल मार्ग असुरक्षित हो गया। मतलब जो स्थल मार्ग था, वहां से जाना-आना बहुत ही लोगों को दिक्कत होने लगा, परेशानी होने लगा। इसलिए समुद्री रास्ते खोजे गए और 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग खोज लिया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमजोर हो गया, जिससे कंपनी को व्यापार करने की छूट मिली। भारत बड़ा बाजार भी था जहां यूरोपीय सामान बेचा जा सकता। तो इस प्रकार यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हुई। अब चलते हैं, अगला प्रश्न है, जो बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? बंगाल के नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो इन दोनों के बीच में क्या विवाद थे? इसका सही उत्तर क्या होगा, जो देखते हैं। तो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कई बातों पर विवाद था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। लगभग 50 वर्षों तक उसने केवल अपने व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान दिया। दूसरी ओर औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। मुर्शीद अली खान, क्या नाम है दोस्तों? मुर्शीद अली खान के बाद अली वर्दी खान और फिर सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। अंग्रेज और बंगाल के नवाब दोनों ही बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उनके बीच टकराव होना तय था। इसके अलावा विवाद के कुछ और भी कारण थे। पहला था रियासतों का विरोध, ये था। इसके बाद धोखाधड़ी का आरोप, के बाद था कर न देना और अपमान, उसके बाद था कठपुतली नवाबों की इच्छा। इस प्रकार जो था, ये भी और कुछ कुछ बातें थी, इसके कारण क्या हुआ, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद हुए। तो इस सभी कारणों से हालत बिगड़ते गए और समस्या का समाधान केवल युद्ध से ही संभव था। अतः 1757 में लड़ा गया वो युद्ध हुआ। आगे है छठा प्रश्न, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? जो दीवानी दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया को कंपनी को किस तरह फायदा हुआ, किस तरह लाभ हुआ? तो 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध हुआ। किसका बीच? बक्सर का। किसके किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच। इस युद्ध में मीर कासिम के साथ अवध के सुल्तान सुराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम भी हार गए। के बाद 1765 में इलाहाबाद संधि हुई। 1765 ईस्वी की इलाहाबाद संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इससे कंपनी को इन क्षेत्रों के राजस्व पर पूरा अधिकार मिल गया। अब कंपनी को व्यापार इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं रही। इस धन से वह कपड़ा खरीदने लगी, सेना का खर्च चलाने लगी और किले दफ्तर बनवाए। दीवानी से कंपनी की शक्ति और प्रभाव बहुत बढ़ गया। कंपनी के अधिकारी अमीर बनने लगे और नवाबों पर दबाव डालकर धन वो जमीन ही लेने लगे। इस तरह दीवानी से कंपनी आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हो गई। इस प्रकार दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारा फायदा हुआ, तो आपने देखा। अब हम
अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मान रहा था? तो इसका सही उत्तर है कि हैदर अली ने 1761 मैसूर को शक्तिशाली राज्य बनाया। इसका मैसूर को शक्तिशाली राज्य बनाया। उसके बाद 1782 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान शासक बना। टीपू सुल्तान के समय मैसूर बहुत मजबूत हो गया, इससे अंग्रेज डरने लगे। टीपू अंग्रेजों की चाल समझता था और जानता था कि वे अंग्रेज के बहाने भारत पर कब्जा करना चाहते थे। व्यापार के बहाने क्या व्यापार के बहाने भारत पर कब्जा करना चाहते हैं, ये बखूबी कौन जाता था? टीपू। जो अंग्रेज ये टीपू जानता था, टीपू अंग्रेजों की चाल को समझता था, इसीलिए लोग क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टीपू सुल्तान से डरता था, उसको खतरा लगता था। मालाबार तट उसके नियंत्रण में था, जहां से काली मिर्च और इलायची मिलती थी। उसने इन वस्तुओं का निर्यात रोक लिया और स्थानीय व्यापारियों को अंग्रेजों से व्यापार करने से मना कर दिया। उनसे फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना भी मजबूत की, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी उसे बड़ा शत्रु मानती थी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि व्यवस्था करें व्यवस्था की व्याख्या करें। ये है। तो 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कई राज्यों पर चालाकी से कब्जा किया। हर जगह युद्ध करना जरूरी नहीं था, इसलिए कंपनी ने सहायक संधि की नीति अपनाई। इस नीति से लॉर्ड बेल्जी ने शुरू की। जो भी राज्य इस संधि को मानता था वह अंग्रेजों पर निर्भर हो जाता था। उस समय उस राज्य को अंग्रेज रेसिडेंट्स रखना पड़ता था और अपनी सेना हटाकर अंग्रेजी सेना रखनी होती थी, जिसका खर्च राजा देता था। वह राज्य बिना अंग्रेजों की अनुमति युद्ध या शांति संधि नहीं कर सकता था। बदले में अंग्रेज सुरक्षा का वादा करते थे। हैदराबाद का निजाम पहला शासक था जिसने यह संधि मानी। इस तरह कंपनी ने बिना युद्ध भारत पर नियंत्रण बढ़ाया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो पूरे भारत पर इसी तरह कब्जा करते चली गई। अब कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और भारतीय राजाओं के शासन में कई अंतर थे। कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार करके अधिक धन कमाना, जबकि भारतीय राजा जनता की भलाई, राज्य के विकास पर ध्यान देते थे। कंपनी ने अपने शासन की रक्षा के लिए मजबूत, अनुशासित और आधुनिक हथियारों से लैस अस्थायी सेना बनाई। के विपरीत भारतीय राजाओं की सेना अधिकतर जमींदारों पर निर्भर थी। कंपनी के साथ भारत की संपत्ति इंग्लैंड भेजी गई, जबकि भारतीय राजाओं के धन देश में ही खर्च होता था। कंपनी का शासन विदेशी था और पूरा भारत एक केंद्रीय नियंत्रण में था, जबकि भारतीय राजाओं का शासन स्थानीय और सीमित था। 10वां प्रश्न है कि कंपनी की सेना की संरचनाओं में आए बदलाव का वर्णन करें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की असली शक्ति उसकी सेना थी। 18वीं सदी में अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती कर उन्हें पेशेवर शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। कंपनी अपनी सेना को सिपाही यानी सेपोय आर्मी कहती थी। समय के साथ कंपनी की सेना संरचना में कई बदलाव आए जो यहाँ पे निम्न प्रकार से दिए। 1820 के दशक में कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की आवश्यकता धीरे धीरे कम होने लगी। सेना में मस्केट और मैचलॉक जैसे हथियारों से लैस पैदल सैनिकों की संख्या और महत्व बढ़ने लगा। घुड़सवार सैनिकों की तुलना में पैदल टुकड़ियां युद्ध में अधिक प्रभावी और सफल सिद्ध होने लगी। सिपाहियों को यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षण, नियमित अभ्यास और कड़ा अनुशासन सिखाया जाने लगा। सैनिकों के जीवन को अधिक नियंत्रण करने का प्रयास किया गया तथा सेना के गठन में जाति और धर्म को अधिक महत्व नहीं दिया गया। इस प्रकार कंपनी ने अपनी सेना को आधुनिक और संगठित बनाकर अपने शासन को मजबूत किया। तो दोस्तों, ये चैप्टर को हम बहुत ही सरल और सटीक भाषा में प्रश्नों को सभी को उत्तर किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, कक्षा 8 एनसीईआरटी इतिहास के सभी अध्यायों की सरल भाषा में तैयार पूरी पीडीएफ सिर्फ 90 रुपए में प्राप्त करने के लिए आपको इस नंबर पे सिर्फ मैसेज करना है और लिखेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी इतिहास पीडीएफ।
अगर हमारी मेहनत आपको काम आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, है ना? आपका एक क्लिक मेरे सपनों को आगे बढ़ा सकता है। तो ये